शुरू आवाज आवे ना। ओके, तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई इस वीडियो ने सिर्फ वही देखेंगे जिन्होंने राजनीति में कम और समाज को लेकर ज़्यादा जागरूकता है या नॉलेज है। तो या जितनी लंबी वीडियो होगी उतना आपके पास टाइम है तो देखियो, नहीं तो भाई वीडियो का मज़ा किरकिरा हो जाऊगा। इंटेलेक्चुअल लोग हैं या फिर जो पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं या जो पढ़े हैं बालक, उन खातिर यह वीडियो है। यूँ नहीं है कि आपका कोई राजनीतिक फ़ायदा है, उस खातिर नहीं है वीडियो। तो इसीलिए सिलेक्टेड से लोगों के लिए वीडियो है। वीडियो में हमारे साथ जो आप बैठे देखने लग रहे हैं, ये हैं श्री प्रिंस धनवाल जी। सर जी नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम जी। आपके सारे चैनल जो देखते हैं उन लोगों को भी मेरा नमस्कार। सर कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया जगदीप जी, आप सुनाइए। मैं एकदम दुरुस्त हूँ सर। बहुत इम्पोर्टेंट एक विषय मेरे पास था और हमारे प्रिंस धनवाल जी भाई मैंने स्पेशल फ़ोन करके बुलाए हैं और स्पेशल टाइम लिया। 3-4 दिन से बात चल रही थी तो मखा जी मैंने बहुत सारी बातें आपसे करनी है। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहेंगे यार ज़्यादा सा वीडियो में इनको देखा नहीं, लेकिन ये पॉलिटिकल एक्टिव हैं अपने समाज को लेके भी और छत्तीस बिरादरी को लेके भी। लेकिन फ़िलहाल आज बात करांगे ओबीसी ए समाज की। सर ओबीसी ए, जिसको हम हरियाणा में अभी अति पिछड़ा वर्ग के नाम से कहेंगे जी, क्योंकि ये ओबीसी जो है, ओबीसी में एक क्लास ऐसी है जिसके ऊपर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसका नाम है बीसीए। और बीसीए भी मैं नहीं कह रहा, मतलब आप समझिए कि ये कोई मेरे द्वारा वर्णित शब्द नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री, भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय सैनी साहब जी, उन्होंने जब पंचायती राज में रिजर्वेशन दिया तो बीसीए को अलग दिया और बी को अलग दिया। और जब भी हम सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं तो बीसीए और बी अलग अलग कैटेगरी वाइज भरा जाता है। और ऐसा ही राजनीति में मैं सोचता हूँ कि जब हम राजनीति की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग। जब हम पिछड़ा वर्ग राजनीति की बात करते हैं तो बीसीए के जितने भी नेता हैं, उनकी जितनी भी जनसंख्या है, उनको जनसंख्या के हिसाब से ना तो टिकट मिल पाती है, ना मान सम्मान मिल पाता है पार्टियों में। तो इसलिए मैंने सोचा, मतलब मैंने बचपन से ये सोचा कि जो ये हमारी क्लास है बीसीए, इसके लिए काम किया जाए, इसके लिए राजनीति की जाए। जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम राजनीति की थी समाज के उस हिस्से के लिए जिसको उनके अधिकार नहीं मिल रहे थे। तो मैंने बचपन से ही कोशिश की और मेरे हल्के वालों को इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है कि मैं बीसीए के लिए काम करने के लिए तत्पर रहता हूँ जी। तो भाई ये इंटरव्यू मेरी चॉइस के हिसाब से हो रहा है और मैंने आज एज ए गेस्ट हमारे प्रिंस धनवाल जी को बुलाया है और बहुत सारी बातें आज करांगे इस इंटरव्यू में। और वैसे मैं राजनीतिक शुरुआत पूछना चाहूँगा, भाजपा के अंदर आप हैं फिलहाल? मुझे भाजपा में 14 साल हो गए हैं जी। मैं पहले 2008 में मैंने वकालत की और 2010 में मेरा सरकारी वकील का इंटरव्यू भी क्लियर था, टेस्ट भी क्लियर था। लेकिन मैंने सोचा कि आम आदमी की तरह मर के कोई फ़ायदा नहीं है। आपको भगवान ने एक निश्चित काम के लिए इस पृथ्वी पे भेजा है, आप वो करोगे तो ठीक है। आप सरकारी नौकरी करके रिटायर होके एक आरामदायक कुर्सी पे बैठ के और आप ये कहो अरे समाज में तो कुछ नहीं बदला। समाज को बदलने के लिए ज़रूरी है आपने उस समाज में कितना योगदान दिया। मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 5 साल अति पिछड़े वर्ग को दिए हैं। उससे पहले भी बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन पिछले 5 साल तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। और आगे आने वाले सालों में मतलब मैं अपने आप को धिक्कारूंगा नहीं कि जब कोई इस वर्ग के बारे में नहीं सोच रहा था तो मैंने भी नहीं सोचा कि मैं सरकारी नौकरी की तरफ चला गया, मैंने अपने मज़े देख लिए। नहीं, मैं अपने मज़े बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि विधानसभा की टिकट मांग रहे हैं, मैं विधानसभा की टिकट भी नहीं मांग रहा। मेरे वर्ग में से सवाल था यही आपसे। हाँ जी, मेरे वर्ग में से आप हमारी जनसंख्या परिवार पहचान पत्र के मुताबिक हरियाणा में 28% है। ओबीसी ए
और परिवार पहचान पत्र में जो भी है वो गलत नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। आप 28 नहीं 25% मान के चलते हैं, हमारी 23 सीटें हैं। भाजपा, कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी, ये हमें हमारा हिस्सा दे दें। हमें ज़रूरत ही नहीं किसी और चीज़ की, आप हमें हमारा हिस्सा क्यों नहीं दे रहे? अगर मैं भाजपा में भी हूँ तो मैं भाजपा वालों से भी हिस्सा मांगता हूँ, विपक्ष की पार्टी कांग्रेस से भी हिस्सा मांगता हूँ, आम आदमी पार्टी से भी हिस्सा मांगता हूँ कि जब हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के सारे संसाधनों पर हमारा अधिकार बराबर है। जितना अधिकार आपका है इस देश के संविधान पे उतना मेरा है। इस देश की न्यायपालिका में जितनी आपकी आस्था है उतनी मेरी है। इस देश से जितना प्यार आप करते हैं उतना मैं भी करता हूँ ना। एग्जैक्टली। तो मैं अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे अधिकार क्यों नहीं दिए जा रहे, ये तो बताइए। एक बात बताइए, कोई भी राजनीतिक दल आता है वो बगैर 25% जनसंख्या के तो नहीं आ सकता। जिसकी भी सरकार बनेगी बगैर हमारे तो नहीं बनेगी ना। नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी जी। भाजपा की पिछली बार भी सरकार हमने बनवाई, अब की बार भी हम बनवाएंगे और इससे पिछली बार भी बनवाई है। लेकिन क्या उन्होंने हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमें सीटें दी? क्या जनसंख्या के हिसाब से हमें चेयरमैनियाँ दी? क्या जनसंख्या के हिसाब से हमें डायरेक्टर की पोस्ट दी? और भाजपा की क्यों बात कर रहे हैं हम? कांग्रेस ने कौन सा दी? भाजपा ने पिछली बार विधानसभा चुनाव में हमें 5 सीटें दी थी, कांग्रेस ने तो मात्र 2 ही सीटें दी। दोनों ही हार गई। दोनों ही हार गए। उसके बाद हुड्डा साहब अभी कह रहे हैं उनका पिछड़ा वर्ग प्रेम अब जाग गया है हुड्डा साहब का, अगर आप देखो। अच्छा जी। हाँ, तो पिछले 10 दिन से वो कह रहे हैं मैंने पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, इसका मुझे खेद है, मैं आगे पिछड़े वर्ग को आगे लेके चलूँगा। जब आप सत्ता में थे तब आपने क्या किया पिछड़े वर्ग के लिए, ये तो बता दीजिए। आपने कितने चेयरमैन पिछड़ों के अपॉइंट किए? मैं आपको अगर बताऊं तो उन्होंने BCA में से केवल 3 चेयरमैन अपॉइंट किए थे। उन्होंने लास्ट में 40 चेयरमैन निकाली थी हुड्डा साहब ने जाते जाते, जिसमें से 3 अति पिछड़े थे। जिस ग्रुप की जनसंख्या 25% हो, क्या उसके लिए 3 जायज़ है? आप बताइए, मैं तो आपसे भी पूछ रहा हूँ ये सवाल। ये तो नहीं है। तो आप सोचिए इस बारे में, और राजनीतिक दल भी इस बारे में सोचें। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, OBC A और B दोनों की मिला के लगभग 45% वो है यहाँ पे जनसंख्या लगभग। लास्ट जो जनगणना हुई जी, वो 1935 में हुई थी मेरे हिसाब से। उसमें पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 52% थी। अब वो पिछड़े घट तो गए होंगे नहीं, उनकी जनसंख्या भी दूसरे वर्गों के साथ साथ बढ़ रही होगी। ऐसे तो है नहीं, उतनी बढ़ रही होगी। तो इसका मतलब 52% होनी चाहिए। चलो मैं तो ये कहता हूँ जितनी भी जनसंख्या हो इनकी, कम से कम जनगणना की गिनती तो हो। जनगणना की गिनती तो हो कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है, कौन किसके हक खा रहा है। आपके हिसाब से जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो आप उसके हक में हैं? निश्चित रूप से मैं नहीं, आप हर व्यक्ति नहीं, अति पिछड़े वर्ग का हर व्यक्ति उस हित में है कि उन्हें पता लगे कि उनकी जनसंख्या कितनी है। अब कोई भी राजनीतिक दल बैठ, तो राहुल गांधी सही कह रहे हैं? राहुल गांधी, देखो मैं आपको बताता हूँ कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने अधिकार मांगने हैं, कांग्रेस से भी, भाजपा से भी, आम आदमी पार्टी से भी। हमें राहुल गांधी के इस वक्तव्य से पर्सनल मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उनको ठीक मानता ना मैं गलत मानता। वो जनसंख्या के हिसाब से हमें हमारी सीटें मान लेंगे कि वो ठीक कह रहे हैं। वो सीटें दे रहे हैं क्या? वो तो कह रहे हैं जनगणना करवाओ, जनगणना करवाओ। की जनगणना का फायदा क्या हुआ? उसका क्या फायदा होगा बताइए? जनगणना तो करवा दी बिहार में, उन्होंने लोकसभा में सीटें दे दी क्या? क्या कांग्रेस ने लोकसभा में अति पिछड़े वर्ग को सीटें दे दी थी क्या? और हरियाणा में भी नहीं देंगे, मैं कहता हूँ नहीं देंगे, 100% नहीं देंगे। मतलब अगर हरियाणा में हो जाए 45% जनसंख्या, तो 45% के हिसाब से सीट दे दे तो सही है। लेकिन सुखी जनगणना हो, उसका फायदा नहीं है आपके हिसाब से? सुखी जनगणना का कभी कोई फायदा नहीं है। आप एक चीज़ देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में तो आपने सुना होगा। मैंने पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में कुछ दिन पहले मैंने देखा डिटेल, उसके जो अधिकारी हैं वो तो पिछड़े वर्ग के ही नहीं है। मैं शायद ठीक हूँ कि गलत हूँ, पता नहीं मुझे। अगर आप SC आयोग की संरचना देखते हैं, उसमें सभी हैं, तो उसमें SC ही आपको मेंबर मिलेगा, SC ही आपको चेयरमैन मिलेगा। वही आपको भला सोच सकते हैं। हाँ जी, जबकि पिछड़ा वर्ग आयोग में
ऐसा है ही नहीं। पिछड़ा वर्ग आयोग बनाते समय कॉलम ही नहीं दिया गया कि उसमें चेयरमैन और मेंबर पिछड़े हों या कोई हो या वो किसी भी जाति से हो। आप एक बात बताइए, ये नौटंकी हुई है। नहीं आप भाई एक बात बताइए, व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन व्यापारी ही होगा, एग्जैक्टली। एससी आयोग का चेयरमैन एससी ही होगा, बिल्कुल। उसके बाद सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन उनकी जाति से होगा जी। तो भाई हमारी जाति की जितनी भी चीजें हैं वो हमारी जाति से क्यों ना हो, बस आप ये बता दीजिए। तो भाई जो इस वीडियो ने देखा है वो ये बताना कमेंट बॉक्स में कि ओबीसी आयोग के चेयरमैन और जो जो पद वहां पे हैं वो किन किन के पास हैं। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, मैंने एक बात और नोट करी, ओबीसी जब फॉर्म भरता है, ओबीसी जब फीस भरता है तो लाइन भी अलग है उसकी और छटनी भी अलग है ना, तो उनके कट ऑफ में कोई फर्क जनरल से उसमें, लेकिन छूट नहीं है कोई भी। नहीं, अगर मैं अपनी फीस भरता हूँ जी, मैंने BLLB की थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जी। मेरी और जनरल की फीस बराबर थी, उसमें कोई फर्क नहीं था। कोई फर्क नहीं है। अगर मैं कोई भी टेस्ट देता हूँ हरियाणा सरकार का, जी जी जी, तो मेरी भी फीस उतनी है, जनरल की भी उतनी है। अगर आप कट ऑफ की बात करोगे लगभग उतनी है, लगभग उतनी ही है। लगभग उतनी है। मैं तो कहता हूँ या तो अति पिछड़ों को उनके पूरे अधिकार दो या उनको सामान्य में ट्रांसफर कर दो। ऐसे पिछड़ेपन का भी क्या फायदा? हाँ, मतलब ऐसे पिछड़ेपन का हम करेंगे क्या, ये तो बताइए आप। अति पिछड़ा वर्ग भी कहलाया और कोई क्रेडिट भी नहीं मिला। अगर आप इसको इस तरह से समझिए कि इसमें कुछ गलतियां हमारे नेताओं की भी हैं, जो हमारे अति पिछड़े वर्ग के नेता हैं उनकी भी हैं। अब आप एक चीज़ देखिए कि कांग्रेस में अपोजिशन के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। वो प्रयास करते हैं अपने नेताओं को विधायक बनाने का, ताकि अगर कांग्रेस का आला कमान 3-5 करे तो अपने विधायकों को लेके साइड हो जाएं। अगर अति पिछड़े वर्ग के नेता जो लोकसभा में हैं, जो राज्यसभा में हैं, जो विधानसभा में हैं, अगर वो पार्टी से मांग करें कि अति पिछड़ा वर्ग को 15 सीट दे दीजिए, 20 सीट दे दीजिए, नहीं तो हम अपना इस्तीफा दे देंगे, ऐसी कोई मांग आज तक किसी ने की नहीं है। ऐसी कोई मांग आज तक किसी ने की नहीं है। क्यों नहीं की है? क्योंकि वो नेता खुद तो ऊपर पहुंच गए, वो खुद तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा मंत्री पहुंच गए, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि सोसाइटी का और कोई आदमी वहां पे जाए। आप एक चीज़ देखिए, अति पिछड़े वर्ग में भी अब बीजेपी ने बहुत सारे नेताओं को राज्यसभा पहुंचाया है। कभी आप उनसे बात करके देखेंगे ना, जैसे कि रामचंद्र जांगड़ा जी। नहीं, रामचंद्र जांगड़ा जी के बारे में तो नहीं, और भी स्टेट्स हैं वहाँ भी नेता हैं, तो वो कहेंगे सबका साथ सबका विकास। इस सबका साथ सबका विकास में वो अपने पिछड़े वर्ग का विकास ध्यान ही नहीं रखते, वो फिर आ जाते हैं सबका साथ सबका विकास पे। जबकि भाजपा की एक पुरानी, सबसे पुरानी अगर आप भाजपा की योजना की बात करें तो उसका नाम है अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब है जो समाज के सबसे पीछे खड़ा वर्ग है उसको आगे लेके आना। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल? पिछले 10 सालों से हमारी सरकार है, तो हमने कितने लोकसभा के टिकट अति पिछड़ों को दिए हैं? कांग्रेस ने कितने दिए हैं? आम आदमी ने कितने दिए हैं? इन तीनों पार्टियों में से किसी ने 10 लोकसभा टिकटों में से एक भी लोकसभा की टिकट अति पिछड़ों को नहीं दिया। जिनकी जनसंख्या 25% दिया, आप उनको एक भी टिकट नहीं दे रहे, और फिर ये कह रहे हैं, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि अब की बार मैं आ गया तो पिछड़ों के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर मेरी हरियाणा में सरकार बनती है तो मैं डिप्टी CM पिछड़ा वर्ग से बना दूंगा। और अगर मैं अपनी पार्टी की भी बात करूं, भाजपा की, तो भाजपा भी ये कह रही है कि आने वाले 20 साल मोदी जी ने 2010 में रैली की थी सोनीपत, उसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले 10 साल पिछड़ा वर्ग के होंगे। हुए भी पिछड़ा वर्ग के, वो गलत नहीं कह के गए। इस टाइम हरियाणा से 3 मंत्री केंद्र सरकार में मंत्री हैं हमारे MP, जिसमें से 2 पिछड़े हैं। पिछली बार भी वो दोनों पिछड़े मंत्री थे, लेकिन उस कॉलम से हमारे लोगों को क्या मिला? नाई, तेली, धोबी, मनियार, कुम्हार, विश्वकर्मा, इन लोगों को क्या मिला वो तो बताइए। जंगम, जोगी, इन लोगों को क्या मिला? पिछड़ा वर्ग के तो मंत्री आपने बना दिए, लेकिन उसमें हम लोगों को क्या मिला ये तो बता दीजिए। मैं पार्टी की बुराई नहीं कर रहा, अगर पार्टी काम करने को कहती है तो मैं सबसे अच्छा काम करता हूँ, पिछड़ों में सबसे अच्छा काम मैं ही करता हूँ।
पिछली 2 बार से प्रदेश सचिव हूँ। अगर आप मेरी फेसबुक की प्रोफाइल 2 साल पहले की देख लीजिए, 2019 में 29 दिसंबर को मैंने पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन किया था, और पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन मैंने अपना जिला स्तरीय किया था। और अगर आप उसको देखें तो हमारे राजनीति में एक और बात है, अगर आप 200 लोग इकट्ठे करते हो तो आप 2000 बताते हो। मैंने 2000 ही इकट्ठे किए थे और 2000 ही बता रहा हूँ। 29 दिसंबर 2019 को मेरी फेसबुक की प्रोफाइल में जाके देख लीजिए आप। उसके बाद मैंने जस्ट 1 साल के बाद दोबारा से ओबीसी का सम्मेलन किया। उसके बाद तो भाई क्या है कि मुझे किसी बड़े नेता का साथ नहीं मिल सका, इसलिए ऐसा हुआ। अगर मेरी भी सिफारिश होती तो मोहनलाल बडोली जी मेरे साथ प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रह चुके हैं। मैं उनके साथ प्रदेश कार्य समिति का सदस्य था जनरल बॉडी में। राजनीति सिफारिशों का और अपने ये भाग्य का खेल है, जिसके भाग्य में हो गया वो चला जाएगा। लेकिन अति पिछड़े वर्ग में सिफारिश भी तो नहीं है कोई करने वाले। मेन दिक्कत तो वहाँ आती है कि जब आप काम भी करो, सब कुछ करो, और उसके बाद आपकी सिफारिश ही ना हो तो आप क्या करोगे। ये कड़वी सच्चाई। और जैसे आपने इंटरव्यू में बोला, खैर आपने कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा, लेकिन भाजपा तो आपको टिकट नहीं देगी, ऐसा मुझे लगता है। टिकट चाहिए भी नहीं आपको। ना दे। मुझे विधानसभा चुनाव के बारे में मैं सोच ही नहीं रहा। मैं तो अपने समाज के बारे में सोच रहा हूँ। अगर अम्बेडकर जी, अगर भगत सिंह जी, अम्बेडकर जी और ये जो हमारे नेता लोग नहीं हैं, जो हमारे क्रांतिकारी लोग हैं, जो क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित हैं, अगर वो चुनाव की सोचते, अगर वो विधानसभा जाने की सोचते, अगर वो सोचते कि भाई मैं राज्यसभा कैसे पहुँचूँगा, तो मेरे ख्याल से ये देश 47 में नहीं 67 में जाके आज़ाद होता। भगत सिंह सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। घर से को नहीं बनना चाहिए, पड़ोसी के घर में अच्छा लगता है, अपने घर में नहीं अच्छा लगता। और बहुत लोग मैं इस टाइम प्रदेश सचिव हूँ पिछड़ा वर्ग मोर्चा में। मैंने अपने मोर्चे में भी प्रदेश सचिव और उपाध्यक्षों से बात की। वो कहते हैं यार हम लोग अति पिछड़े वर्ग के बारे में बात तो कर लें यार, आप समझो प्रिंस जी ये अच्छा नहीं होगा, पार्टी जो है वो ये। मैंने कहा भाई पार्टी निष्कासित क्यों करेगी, हम काम कर रहे हैं पार्टी में, काम करते हुए अपनी सीट भी ना मांगे क्या। और जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात है, विधानसभा टिकट की बात है, अगर पार्टी दे दे तो एक तरफा जीत जाए हमारे कैंडिडेट। इसमें मैं भी हूँ या कोई भी पिछड़ा है वही जीत जाएगा। मेरे गन्नौर में अति पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 80,000 है, 80,000 है गन्नौर विधानसभा में। आप टिकट तो दीजिए। मेन बात क्या है कि अब फिर वही बात आ गई टिकट वाली। फिर प्रश्न घूम फिर के आपका वही आ गया कि आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। एक बार मैं लालू जी का इंटरव्यू देख रहा था जी। किसी एक पत्रकार ने पूछ लिया, लालू जी आप इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? बोला भाई क्यों, तू नहीं बनना चाहता? एग्जैक्टली सब बनना चाहे, बनना तो सब चाहते हैं। लेकिन पिछली बार जैसे कांग्रेस ने हमें 2 विधानसभा की सीटें दी, भाजपा ने 5 विधानसभा की सीटें दी, तो अब की बार मैं ये तो मान के नहीं चल रहा ना कि मैं 20 मिल जाएंगी। संघर्ष करना पड़ेगा, कर रहे हैं। जब सूद में बात आएगी देखी जाएगी। फिलहाल तो संघर्ष है, करेंगे और अति पिछड़ा वर्ग के लिए काम करेंगे। और जहाँ तक बात रही भाजपा की, पिछले 14 सालों से भाजपा में हूँ और अगले 50 साल भी भाजपा में रहूँगा। मेरी उम्र 38 साल है, मतलब मैं 88 साल की उम्र तक काम कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। भाजपा में ही रहूँगा, लेकिन जो ये चीज़ आज मांग रहा हूँ, अगर इनकी पूर्ति नहीं होती है तो ये ही मांगता रहूँगा। और ये नहीं है कि आपसे मांगा है। जब हमारे मुख्यमंत्री ओबीसी मोर्चा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते तब भी मैं उनके साथ यही बातें किया करता। मैं उनसे 3 बार मिला हूँ, तीनों बारों में बस एक ही बात कही है कि जी अति पिछड़ा वर्ग के चेयरमैन बनवाओ, ठीक है मुझे मत बनवाओ, मेरे क्लासेज में से किसी को तो बनाओ। वो किसी के तो काम करेगा, मेरे नहीं करेगा, आपके नहीं करेगा, कम से कम वो अपनी कम्युनिटी वाइज तो काम करेगा। अब करणदेव कंबोजी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब भी मैं जाता हूँ मैं उनसे यही बात करता हूँ कि जी मैं जिस भी नेता से मिलता हूँ ना अपने जीवन में, मैं एक ही बात करता हूँ, जी अति पिछड़े वर्ग को क्या दोगे। बस यहाँ जाके मेरा सवाल ठहर जाता है कि भाई अति पिछड़े वर्ग को क्या दोगे। बस भाई देखो, समाज के लिए
लोग लड़ाइयाँ लड़ते हैं, साथ में अपना भी उद्धार हो जाए और समाज सबके लेके बात चलते हैं, लेकिन इतने तगड़े प्रखर वक्ता अपने समाज के लिए बने और समाज को ये देखना चाहिए भाई हाँ ये बीजेपी का नहीं हमारा नेता है। भाई मैंने आज तक इतने इंटरव्यू करे, लेकिन ऐसे प्रखर वाणी जो खुद के समाज के लिए बोल लें, भाई मैंने जैसे कि कहा प्रिंस जी ने, भाई मैं आज तक जिनसे भी मिला हूँ, चाहे वो सीएम है चाहे वो कोई भी है, मैंने सिर्फ ये सवाल जरूर छोड़ा है कि भाई इस समाज के लिए आप क्या कर रहे हो। ये प्रखर बात है, नहीं तो आदमी यही करे जी मेरे बाबत क्या सोचा है आपने, है ना। समाज तो जाओ जहाँ जाओ, लेकिन खुले मंच से यह बात बोलनी बड़ा जिगरा चाहिए भाई। तो मैं इतनी तो मेरी औकात नहीं कि मैं सीएम साहब से कहूँ सोचो, लेकिन मैं आप समाज से जरूर कहूँ, BCA कैटेगरी से, भाई इस आदमी को हमने तवज्जो जरूर देनी चाहिए भाई। मजा आ गया आज के इंटरव्यू में, और इतनी तगड़े तरीके से आपके लिए ये सामने आए। हालांकि भाजपा इनके साथ के बदला लेगी या हक में रहोगी, हालांकि नेताजी ने सीधा कह दिया अगले 50 साल भी भाजपा के साथ हूं, कोई विद्रोह नहीं है, लेकिन समाज के लिए दुख जरूर है इनके दिल में। तो ये ऐसी भाषा का प्रयोग मेरे किसी इंटरव्यू में किसी जाति वाले आदमी ने ऐसी बात नहीं करी, लेकिन आज का जो इंटरव्यू है सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला। अरे मैं नु कहूँ थम इस आदमी ने पूछ दे अंड हो गए, आज नहीं पर अगर आज आप इनका साथ दोगे तो ये आप खातर और दिल खुश, मतलब दिल खोल कर काम करेंगे। लेकिन अगर आज आप अपने घर में बैठ कर नू सोचते रहे हमारा नेता तो वो बन रहा ओ बन रहा ओ बन रहा, नो सोच ले वे आपके नेता आप खातर कितना आगे चल रहे होंगे। खुले मन से ये बात बोलना, भाजपा उसका के क्रेडिट देगी के खुशेगी अभी नहीं पता, सरकार में के हलचल इस इंटरव्यू के बाद होगी अभी नहीं पता, होगी जरूर, लेकिन आखिर में ये नू जरूर सोचेंगे भाई मैं समाज खातर जब इतना खुल कर बोला तो समाज मेरे खातर कुछ सोचा है। ये तो खुले दिल के आदमी भाई, मजा आया। तो सर लगभग 45% OBC समाज है हरियाणा में, उसमें से अगर ए की बात करें लगभग 28% है, लगभग 28% है। उस ए में इतने बड़े नेता हैं ही नहीं, इतने बड़े नेता, इतनी मात्राओं में नेता, हाँ इतनी मात्रा में नेता नहीं है। आप ये देखिए, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने BCA को लोकसभा की एक भी सीट नहीं दी, तो वो हमसे क्या उपेक्षा कर रहे हैं कि हम उनकी पिपियाँ भर देंगे, कि भाई हम उनकी पिपियाँ भर देंगे। आप एक चीज़ देखिए, 100 आदमियों में यहाँ ना पिता की संपत्ति का बंटवारा हो रहा है। आप 4 भाई हैं, आपके पिता की संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, 3 भाई तो अपने हिस्से में पिता की संपत्ति बांट ले, और चौथे को कहे भैया बाप 5 लाख रुपए का कर्जा छोड़ के जा रहा है, यो तने भरना है। भाई 5 लाख का कर्जा मैंने क्यों भरना है, जमीन जायदाद तो तने बांट ली, यो कर्जा मेरे सर पे क्यों। और जबकि सबसे ज़्यादा बाप के साथ काम भी मैंने कर रखा, खेत में हल भी मैंने चला रखा, बराबर कर रखा है, बराबर से भी ज़्यादा कर रखा, बाकी दोनों भाइयों ने तो मजे ले रखे हैं। जब हमारी 25% जनसंख्या है, 23 सीटें विधानसभा की हमारी बैठती हैं, तो कोई तो खा रहा है भाई उनने। या तो ये राजनीतिक दल नू बता दे मैंने कि भाई ये सीटें मैंने इस आदमी को जाके दे दिया, उसने अपने काम करवा लियो जाके, मैं उसके भी पाछा लग जाऊँगा। अगर वो हमें ये बता देना कि आपके हिस्से की सीट मैंने इस भाई को दे दी है, गोहाना दे दी है, गन्नौर दे दी है, राय दे दी है, जुलाना दे दी है, इन विधायक को तो जाकर तुम अपने काम करवा लियो, थारे हिस्से की ये सीट थी लेकिन हमने किसी और को दे दी है, तो हम उनके भी 5-6 लाख के करवा लेंगे। लेकिन एक बार राजनीतिक दल बतावें तो कि हमारे हिस्से की रोटी दी किसते है, हमें भूखा मरने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है। अंबेडकर जी कहा करते कि जिस जाति का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है वो जाति मृतप्राय है, और आज के टाइम की सच्चाई भी है। हालांकि हमारी सरकार में वो खेल तो बंद हो गया, सरकारी नौकरियां लगाने वाला जो पिछली कांग्रेस सरकार में था कि आप विधायक के रिश्तेदार हो तो नौकरियां लग जाया करती, वो खेल तो ख़त्म हो चुका। लेकिन अब भी विधायक के पास बहुत सारी ऐसी पावर है कि वो अपने समाज को ऊपर उठाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है।
अगर आप एक राज्यसभा और लोकसभा सांसद की बात करें तो उसके हाथ में करने के लिए बहुत कुछ होता है, अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अगर वो मन से करे तो। लेकिन अगर आपका कोई भी प्रतिनिधि नहीं है तो आप किसके पास जाओगे? अब जगदीप जी, आप मेरे को एक सवाल बता दो कि अगर आपको कोई भी पॉलिटिकल ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने समाज के विधायकों के पास चले जाओगे। मेरे को ये बताओ, मैं किसके पास जाऊँ? क्यों, मेरे समाज को कोई टिकट तो देता ही को नहीं, तो हम लोग इनकी पिप्पियाँ क्यों भर देवें? मुझे तो बस ये बता दो कि मतलब हम भाजपा की, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की पिप्पी क्यों भरें? इन्होंने हमें दिया क्या? कौन सी लोकसभा दे दी मारते हैं? मतलब हमारे हिस्से का माल किसी और को क्यों दिया जा रहा है? या तो ये कह दे तुम लायक नहीं, या तो कह दो हमें आके कि भाई तुम लायक नहीं, तुम तो नालायक बेटे हो अपने बाप के, थारे बस की कुछ नहीं। फिर तुम्हारा समाज खुद देख लेगा। लेकिन ये झूठी अफवाह मत फैलाओ, जैसे हुड्डा साहब करे मैं आऊँगा तो पिछड़ों को ये कर दूंगा। भाई कौन सी लोकसभा की सीट दे दी तने? कितनी विधानसभा दे दी तने? नू तो बता दो हुड्डा साहब। मतलब पिछड़े आपकी पर्ची क्यों गिरे? नू तो बताओ। अरविंद केजरीवाल से कोई जाके नू पूछ ले दिल्ली में आपने कितनी सीट, चलो दिल्ली में तो जाति का लेना देना नहीं है, हरियाणा में उनके बाटे एक सीट आई थी, उस एक में क्या हमारे किसी आदमी को पैनल में भी शामिल किया गया क्या? अब विधानसभा के चुनाव होंगे, सब पार्टियां 90 की 90 पर लड़ेंगी, तो कोई पार्टी पिछड़ों को सीट नहीं देगी। मुझे पता है नहीं देगी। आपका इंटरव्यू है, आप इसको टिकट मिलने के बाद चला लेना। ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 सीटें ही देंगी, इससे ज़्यादा कोई भी पार्टी नहीं देती। तो हम तो अपने अधिकारों के लिए भाई ऐसे ही संघर्ष करेंगे, लोग साथ आएंगे। जैसे मैं ये नहीं कह रहा लोगों ने साथ नहीं दिया, मेरे हल्के में तो बहुत ज़्यादा साथ दिया लोगों ने, मेरा इतना साथ दिया मैं सोच नहीं सकता। पार्टी का भी दे रखा है जी, निर्मल चौधरी जी को विधायक बना रखा है, 10,000 वोटों से जीती थी। और अब की बार लोकसभा में भी गन्नौर से मोहनलाल बडोली जी को गन्नौर ने जितवा के भेज रखा है। जबकि विधायक की तो खिलाफत सुनी है। देखो इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। आप एक चीज़ बताइए कि अभी विधानसभा चुनाव होंगे जी, मैं पार्टी में प्रदेश सचिव हूँ, और जिसको विधानसभा की सीट मिलती है वो आके नू भी ना पूछे कि भाई प्रिंस धनवाल की तरफ है, चल भाई मेरे गिल्ला वोट गिरवा दे। अगर वो मेरी पूछ ही ना करेगा तो मैं अपने स्तर पे ही तो काम करूँगा। देखो चमचागिरी हमारे खून में नहीं है, और चमचागिरी हम लोग ना पसंद करते, ना आगे करेंगे। तो कोई जिसको भी टिकट मिलेगी, अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं रात को भी काम करूँगा, दिन को भी काम करूँगा। लेकिन कोई हम टिकट लेने के बावजूद भी अगर हमें पूछे ही नहींगा तो हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं? हम अपने स्तर पे काम करेंगे जो पार्टी काम देगी। ठीक बात। पार्टी में कहेगी कि जी आप इस हल्के के प्रभारी हो और उस हल्के में जाके काम करो, हम तो वो काम करेंगे पार्टी का। हमारी पार्टी में एक अच्छी बात है, हमारी पार्टी में एक बहुत अच्छी बात है, तभी तो मैं कह रहा हूँ 50 साल रहूँगा जी। इस पार्टी में। एक बहुत अच्छी बात है, अगर आपका रोड़ा हुड्डा साहब तो हो गया ना, तो आपके दो रहे सेंटर में 40 नेता हैं, हरियाणा में 10 नेता हैं जिनके सारे अब अपना काम चला लोगे। भाजपा में नेताओं के लड़कों को टिकट जब मिलती है जब वो उसके लायक हो। कांग्रेस की तरह नहीं है कि हुड्डा के लड़के को भी टिकट दे देंगे और हुड्डा साहब को भी दे देंगे। हमारी पार्टी में अगर सैनी साहब अपने लड़के की टिकट मांगने लग गए, देवें को नहीं। ये इस पार्टी की एक अच्छी बात है कि मैं अपना काम और किसी नेता द्वारा जाके निकलवा लूँगा। अगर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मेरे खिलाफ होता है तो मैं किसी और नेता द्वारा जाके काम तो करवा लूँगा। कम से कम भाजपा में ये अच्छी बात है। और क्या बातें आप अपने समाज के लिए रखना चाहते हैं? क्या ओबीसी ए का उद्धार कैसे हो? ये क्या आपके दिमाग में बातें चलती हैं? अंतिम सवाल। तो अंतिम जवाब ये है कि भाजपा ने एक बड़ी सकारात्मक पहल की है कि पिछड़े वर्ग BCA को 8% रिजर्वेशन दिया नगर पालिकाओं में और ग्राम पंचायतों में। सरपंच के लिए मैं कहता हूँ हमने तो मांगा ही नहीं। हमने तो नगर पालिकाओं में और आपकी पंचायतों में रिजर्वेशन मांगा ही नहीं। हमने तो विधानसभा की टिकट चाहिए हैं। हम जाके ऊपर अपना कानून खुद ही ना बना लेंगे। जब हमारे 25 आदमी ऊपर जाके विधानसभा में बैठेंगे तो हम मांग थोड़ा ना करेंगे हमें 8% रिजर्वेशन दो, 27 दो, 25 दो।
हमारे आदमी वहाँ बैठ के अपने आप ही अपना कानून बना लेंगे। हमने 8% रिजर्वेशन कभी नहीं मांगा। हमने मांगा है विधानसभा लोकसभा की टिकटें हमें दे दी जाए, हम अपना भला खुद कर लेंगे। इस लायक हैं हम, इस लायक हैं हम। कोई भी जनसभा करनी हो, किसी भी पार्टी की कोई भी जनसभा हो, सबसे ज़्यादा मेरे लोग जाते हैं उसमें। आपने कभी किसी रैली में पंजाबी ज़्यादा देखे? आपने किसी भी रैली में बनिए ज़्यादा देखे? कौन जाता है? हम लोग जाते हैं। आज भाजपा 10 सालों से राज कर रही है, किसकी वजह से कर रही है? हमारे दम पे कर रही है, ओबीसी पे कर रही है, ये बस। कोई शंका नहीं इस बात में तो। ओबीसी पे कर रही है ना, हमारे दम पे कर रही है। तो हम लायक लोग हैं, बशर्ते कि हमें अच्छा वकील मिल नहीं रहा। मतलब मैं नहीं कह रहा कि अच्छा वकील नहीं मिल रहा, हमारे में अच्छे वकील को प्रैक्टिस करने का अधिकार ही नहीं दिया जाता। ये कह दिया जाता है कि भाई वकालत तय कर लिए, अब अपने घर बैठिए, कोर्ट में ना चलाइए। दिक्कत ये हो रही है। अब आप पूछ रहे थे कि भाई विधानसभा चुनाव सब लड़ना चाहें और सब जीतना चाहें और सब विधायक बनना चाहें, लेकिन हमें पता है कि राजनीतिक दल जो चीज़ ना दें उसके बारे में नहीं कह दो भाई हमने चाहिए ही को ना। तो मेरी सरकार से भी ये मांग है कि 8% रिजर्वेशन हमने कभी नहीं मांगा। हमने मांगी है विधानसभा की सीटें। कोई भी पार्टी में विधानसभा की सीटें दे दें, जितना रिजर्वेशन हमें चाहिए होगा हम खुद विधानसभा में बैठ के अपना पास कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। पिछड़े वर्ग के ये जो सवाल थे जो आपने पूछे, आपके दर्शकों तक पहुंच जाएं और हमारे जो लोग हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं उन तक ये सवाल जाएंगे, भाजपा तक ये सवाल जाएंगे, कांग्रेस तक ये सवाल जाएंगे, तो निश्चित रूप से अब की बार 5 और 3 सीटें नहीं मिलेंगी। आप देख लेना, निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। तो भाई बहुत सारी चीज़ों की जिज्ञासा थी कि ओबीसी ए को लेके सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है और मेरे सवाल क्या थे। तो आज हमने प्रिंस धनवाल जी को बुलाया और भाई आज बहुत सारी बातों के जवाब भी मिले। तो अब आपने वीडियो किसी लगी, पॉलिटिकल साइंस जो बच्चे ले रहे हैं उनके लिए वीडियो बड़ी कामयाब है। और जो ओबीसी ए के समाज के लोग हैं वो अपनी सरकार तक, चाहे वो आप भाजपा के हो चाहे आप कांग्रेस के हो, किसी के भी हो, ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने वीडियो किसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।